Good morning dear students, once again welcome to class 10th online class session. Now we are going to start a new chapter of history, chapter number 1. Chapter 3, that is nationalism in India, we have already studied. Chapter 3 is part of your syllabus still. So national and the map part comes from chapter 3, nationalism in India. This chapter is quite big in pages, but actually it's a good chapter. Content wise, heading wise, we will try to study it. See, in history, maximum of the topics you will have to or we will have to point it out. क्योंकि पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो हिस्ट्री, चूँकि जैसे पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस, all the points are, we are very much familiar with all the points, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में पॉलिटिक्स जो चल रही है, गवर्नमेंट कैसे बन रही है, कैसे इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं ऑफिसर्स के, जुडिशरी कैसे डिसीजन ले रही है, एक जुडिशरी से दूसरे जुडिशरी तक केस कैसे जा रहा है, ये जो डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इससे हम कहीं ना कहीं फेमिलियर होते हैं. तो पॉलिटिकल साइंस अपने आप पॉइंट्स में बनते चला आता है, या हमारी उस फैमिलियर होने के वजह से वो हमें आसान लगता है. आसान सब है, लेकिन वो आसान इसलिए लगता है क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं, या परिवार के सदस्यों के बीच में डिस्कशन हो रहा होता है, तो उससे ही बहुत सी चीज़ें मालूम होते जाती हैं. और सेम यही इकोनॉमिक्स में भी है, चूँकि जैसा मैंने बताया था 9th में स्टार्ट करते समय कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मनी, तो वहाँ पर भी क्वाइट फैमिलियरिटी होती है कि कंज्यूमर राइट्स हैं, या जैसे हम दुकान पे जा रहे हैं तो हमारे क्या अधिकार हैं, उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर राइट्स हैं, कंज्यूमर फोरम्स हैं, या इकोनॉमी कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, किन किन चीज़ों से प्रोडक्शन हो रहा है, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्या नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं हम टच में आते हैं. हिस्ट्री थोड़ा सा अलग ये हो जाता है कि इट्स अ स्टोरी, एक्चुअली स्टोरी ऑफ द पास्ट. तो लाइव कोई चीज़ हो नहीं रही है, हो चुकी है और उसको दोबारा से हम पढ़ रहे हैं. तो ऑब्वियसली दैट हैज़ बीन अ पास्ट, नाउ वी आर स्टडिंग इट इन द प्रेजेंट. तो और कई बार चूँकि अब जैसे क्लास 10th की हिस्ट्री है तो काफ़ी ब्रॉड भी है, टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं. तो इसके लिए हमें इसको आसान बनाने के लिए, जैसे कई बार कई बच्चे कहते हैं सर याद नहीं हो रहा है या कैसे तैयार करें, तो तैयार करना ऐसे ही है कि टॉपिक्स को ब्रेक करना पड़ेगा पॉइंट्स में, या समराइज, शॉर्ट समराइज करना पड़ेगा. जैसे करके आपको लिखते जा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आप कोशिश करिए, उसके बाद भी जहाँ दिक्कत हो आप पूछते चलिए. इस चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक्स ही कवर करते चलेंगे, एक साथ बहुत तेज़ी से भागने की ज़रूरत नहीं है. सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं कल बना के इसके बाद से मैं डालूँगा, उसको आप देख लीजिएगा, चैनल पे ही होगा मेरे, और स्कूल की तरफ से भी ऑफिशियल नोटिस आनी ही आनी है डेफिनेटली. तो उसमें आपको बता दूंगा क्या क्या रिडक्शन हुए हैं, क्या रिडक्शन हुआ है, कौन से चैप्टर्स बचे, कौन से गए, कौन से सिर्फ मैप पार्ट में आ रहे हैं, वो डिटेल दे दूंगा. तो हिस्ट्री आराम से लेकर चलेंगे, खास करके ये चैप्टर, जिससे कि जितना पढ़ा जाए उतना समझते चलें. थोड़ी बहुत आप रीडिंग भी करते रहोगे अगर चैप्टर की, तो बढ़िया हो जाएगा. आपके एनसीईआरटी में एक्चुअली जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है फर्स्ट पेज से, वहाँ पे फ्रेडरिक सॉरियूज का वर्ल्ड व्यू है, एक पेंटिंग इमेज बनी होगी और उस इमेज के नीचे लिखा है फ्रेडरिक सॉरियूज वर्ल्ड व्यू. वो अभी मैं इन टॉपिक्स को पढ़ाने के बाद आपको बताऊंगा, तो परेशान मत होइएगा कि सर कहाँ से शुरू कर रहे हैं. पहले टॉपिक्स पे आ जाए, फिर इमेज की डिस्क्रिप्शन भी मैं आज आपको दे दूंगा, वहाँ एंड करूँगा, और लास्ट में जो बच्चों ने नाम कमेंट किया था उनके नाम ले लूँगा. तो द फर्स्ट पार्ट इज एमर्जेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट. चूँकि चैप्टर नेम इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद था, वो राष्ट्रवाद की हम नेशन के लिए डिवोटेड हो जाएं, नेशन के बारे में सोचने लगे. यूरोप में जो ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग राइज हुई, ये कैसे हुई, क्या फैक्टर्स थे उसके पीछे, कौन से लोग थे जिन्होंने इस नेशनलिज्म को प्रमोट किया. तो क्योंकि उसके पहले तक जैसा हम लोग पढ़ भी रहे थे कि कंट्रीज़ क्या, वो कई बार किंगडम्स में बटे हुए होते थे लोग, और किसी एक देश की कल्पना दिमाग में नहीं होती थी. आदमी अपने को, जो व्यक्ति होता था, वो पूरे तौर पे सिर्फ उस किंगडम तक ही सीमित मानता था कि यही हमारा राज्य या देश या जो भी कुछ है. कॉमन आइडेंटिटी कोई नहीं होती थी.
तो सबसे पहले तो ये नेशनलिज्म मीन्स कि पूरा देश हमारा है। तो ये नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट आया, नेशन स्टेट था क्या, इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। नेशन स्टेट वाज वन वेयर मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, रूलर्स केम टू बी डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। कॉमन आइडेंटिटी, जैसे आज हम एक नेशन में हैं, तो जैसे हमारा ट्राई कलर फ्लैग है, तो दैट इज कॉमन आइडेंटिटी। इट इज सेम फॉर अ पर्सन लिविंग इन उत्तर प्रदेश एंड सेम फॉर पर्सन लिविंग इन तमिलनाडु। हमारे फादर ऑफ नेशन हैं, तो ही इज सेम फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। हमारी कोई राष्ट्रीय स्मारक है, वॉटेवर, लाल किला या कुतुब मीनार या ताजमहल या जो कोई भी, ये कॉमन आइडेंटिटी हम मानते हैं। इस पूरे टेरिटरियल जो हमारी बाउंड्रीज हैं, इस पूरे टेरिटरियल बाउंड्री को हम अपना देश मानते हैं। चाहे उस एरिया में हम कभी ना गए हो या हो सकता कभी ना जाएं, फिर भी हम गर्व से एक भरपूर विश्वास के साथ और एक गंभीर आवाज़ में हम कहते हैं कि ये हमारे देश का हिस्सा है। दैट इज़ नेशनलिज्म, कि जब कॉमन आइडेंटिटी हम मानने लगे कि हाँ ये हमारा है। कई बार स्पोर्ट्स में ही आप देख लीजिए, बहुत से लोग बहुत से स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन फिर भी टीम जीतती है तो हम खुश हो जाते हैं। कौन जीता है? इंडिया जीती है, अच्छा बहुत बढ़िया। ये एक खुशी होती है, ये कॉमन आइडेंटिटी, हमारा अटैचमेंट है। फीलिंग ऑफ मीन्स नेशनलिज्म यही है कि हम अपने राष्ट्र मीन्स उस पूरे टेरिटरियल बाउंड्री को अपना समझें, कॉमन समझें। दैट इज़ नेशनलिज्म या नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया लोगों में। तो ये जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया, ये था कि मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स जो थे वो रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। अब आते हैं 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म जो था एक फोर्स की तरह सामने आया। ये फोर्स क्या था? जिसने एक मैसिव चेंज दिया, मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर पूरे पॉलिटिकल और मेंटल स्टेट में यूरोप के बदलाव आया, राजनीतिक और मानसिक तौर पे बदलाव। सबसे बड़ी चीज़ कि सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं था, वो पॉलिटिकल और मेंटल दोनों तरह का एक आप कह सकते हो कि चेंज लाया, एक मैसिव चेंज लाया जो वर्ल्ड ऑफ यूरोप में, कि लोगों के अंदर एक बदलाव की उम्मीद जगी कि हाँ हमारा पूरा अपना एक देश होना चाहिए। और उसने क्या किया? नेशन स्टेट की इमर्जेंस शुरू कर दी, जो मैंने बताया कि कॉमन आइडेंटिटी का, इन प्लेस ऑफ डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। मतलब जो डायनेस्टिक एम्पायर्स थे, मीन्स जो हमारे राजघराने जो मोनार्कियल सिस्टम जो चल रहा था, वो भी उसी देश में अलग अलग टेरिटरीज पे अलग अलग राजा राज किया करते थे। तो लोगों के अंदर जो मानसिक बदलाव आया कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, कंट्री पूरी एक होनी चाहिए, एक रूलर होना चाहिए। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी वो चेंज करना चाह रहे थे, मेंटल स्टेटस भी चेंज होना चाह रहा था उनका जो है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। अब आप देखो 10th का पहला चैप्टर हिस्ट्री का, और यहाँ अगर सिर्फ आप इतने पार्ट को देखो तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मुझे याद है कि क्लास 9th में आपने इसके आंसर्स भी बहुत अच्छे से दिए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? ये था 1789 में हुआ। और हुआ क्यों? देयर वर वेरियस रीजंस फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहला था कि सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू एस्टेट्स, 3 एस्टेट्स वर देयर। फर्स्ट एस्टेट क्लर्जीज जो चर्च के लोग थे, दूसरा नोबल्स रॉयल फैमिली के लोग, और तीसरा कॉमन पीपल। प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम एस्टेट्स बांटने में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट्स हैव प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, माने उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे उनके बर्थ के आधार पर। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, ऑल द टैक्सेस। इट मीन्स ओनली द टैक्स वॉज पेड बाई थर्ड एस्टेट। तो दिस वॉज द सोशल कॉज। किंग जो था वहाँ पे, किंग जो था लुइस 16, ही वॉज अ वेरी शाई पर्सन, उसको रूल करने आता नहीं था। या तो उसके आसपास के मिनिस्टर्स गवर्न करते थे, या तो उसकी जो क्वीन थी मैरी एंटोनेट वो चलाती थी। तो फाइनेंशियल रीजंस, कंट्री के ट्रेजरी खाली चल रही थी, और उधर 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को जो ब्रिटेन से अपनी आज़ादी के लिए अमेरिका लड़ाई लड़ रहा था, उसको हेल्प किए जा रहे थे। तो
फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, सोशल बहुत से रीजंस थे जिसके वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है हिस्ट्री का, इसलिए क्योंकि यहाँ से बहुत सी नई चीज़ें स्टार्ट हुई दुनिया में। जो कंसेप्ट आया, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, या जो नेशन स्टेट का आइडिया आया कि एक नेशन हो, ये ऐसे छोटे छोटे राज्य में हम ना बटे हों, छोटे छोटे राजा अलग अलग, पता चले 50 तरह के राजा राज किए जा रहे हैं और हम अपने को सिर्फ सीमित मान रहे हैं उस राज्य तक का जहां हम रहते हैं, तो ऐसा ना हो। तो इसलिए नेशन स्टेट का आइडिया जो था वो कहीं ना कहीं 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही दिया। इट पेव द वे फॉर मॉडर्न नेशन स्टेट। लोगों के अंदर ये फीलिंग आई, देखिए कोई मूवमेंट किसी भी देश में होता है, आंदोलन होता है, तो उसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ता है। इट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो वो उससे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। उसी तरीके से फ्रांस के इस मूवमेंट से लोग मोटिवेट हुए। वहाँ की जो आर्मीज़ थी वो दिखाई देने लगी कि एक रेवोल्यूशनरी आर्मीज़ हैं जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करा रही हैं। और उन्होंने क्या क्या काम किए इसके लिए, ये कंसेप्ट, नेशन स्टेट का कंसेप्ट, जो नेशन का आइडिया लाना था, उसके लिए कुछ काम किए फ्रांस ने। सिर्फ उस फ्रांस के रेवोल्यूशन से जो हुआ ऐसा नहीं था कि सारी चीज़ें हो गई। वो पहला इन्होंने जो आइडियाज़ इंप्लीमेंट किए, द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ली सेटियन, ये क्या था? ला पैट्री मीन्स फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, अलग अलग मेजर्स और बहुत तरह की प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया, जिनमें एक ये था हमारा कलेक्टिव आइडेंटिटी, जिससे समझ में आया कि हमारा अपना, जैसे मैंने अभी फ्लैग के बारे में एग्जांपल दिया, या किसी स्पोर्ट्स के बारे में एग्जांपल दिया, या कोई मॉन्यूमेंट के बारे में एग्जांपल दिया, तो इससे क्या होता है कि हमारा है, हाँ ये झंडा हमारा है, देश का हमारे झंडा है, या ये हमारे देश की ताजमहल हम कहते हैं वंडर्स में है, तो हम गर्व से बताते हैं कि हाँ हमारे इंडिया में है, तो इट मीन्स कि वी आर फीलिंग इट इज़ आवर कॉमन थिंग। तो उसी तरीके से कॉमन आइडेंटिटी का एक कंसेप्ट लोगों के मन में आए। इसके लिए ला पैट्री मीन्स फादरलैंड। जैसे हम लोग अपने देश को मातृभूमि कहते हैं, वी कंसिडर आवर लैंड एज मदरलैंड, मातृभूमि है हमारी। वैसे इन्होंने फादरलैंड एंड ली सिटिजन, द सिटीजन्स, इस तरह के कंसेप्ट को सामने लाया। और उसके बाद से एक और चीज़ एम्फसाइज की, दे एम्फसाइज द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी। अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग संप्रदाय उसमें भी थे, क्रिश्चियंस में भी, या अलग अलग देशों के लोग भी फ्रांस में थे, लेकिन उन्होंने यूनाइटेड कंपनी की बात की। एक नया ट्राई कलर फ्लैग चूज़ किया गया, और ये ट्राई कलर फ्लैग जो था उसने रिप्लेस किया रॉयल स्टैंडर्ड के फ्लैग को। मतलब जो पहले किंग या मोनार्क के टाइम में फ्लैग था उसको हटाया गया और जानबूझ के ट्राई कलर लाया गया, जिससे जनता को ये महसूस हो, ये विश्वास हो मन में कि नाउ दिस फ्लैग इज आवर फ्लैग, पीपल्स फ्लैग, और दिस फ्लैग डिनोट्स द होल कंट्री। ये झंडा जो है ये पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी राजा को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ट्राई कलर फ्लैग को इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। इसके अलावा जो अगले स्टेप्स थे उनमें सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जैसे कई बार क्या होता है कि हम चूंकि अगर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर स्टेट वाइज जो अलग अलग राज्य थे, अगर हम उस हिसाब से काम करने लगते तो फिर क्या था, नेशनलिज्म नहीं आता, रीजनलिज्म आ जाता, माने राष्ट्रीयता नहीं आती, क्षेत्रवाद आ जाता कि हम इस रीजन को बिलोंग करते हैं, हम इस रीजन को बिलोंग करते हैं। आपको मालूम है हिंदी को इसीलिए ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, क्योंकि अगर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाती तो जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, आज के डेट में आपने पावर शेयरिंग चैप्टर में पढ़ा है, फेडरलिज्म में भी मैंने आपको पढ़ाया है कि वो पावर को शेयर करना, कि ऐसा ना महसूस हो किसी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को कि हिंदी इन लोगों की बोली जाने वाली भाषा, इसलिए इन्होंने वेटेज दिया, इन्हीं की देश है और ये पावर में है। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया, वॉज पुट इन प्लेस एंड इट्स फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स। सभी के लिए एक तरह के लॉ। पहली चीज़ तो ये कि अब यूनिफॉर्म लॉ होगा सबके लिए, यूनिफॉर्म मीन्स सेम फॉर ऑल, तो ये लॉ बनाया गया सभी के लिए। दूसरा, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, माने जो लोकल लैंग्वेजेस थी जो किसी किसी एरिया में बोली जाती थी उनको डिस्करेज किया गया, थोड़ा ऐसे कह लो कि दबाया गया, क्योंकि जैसा मैंने कहा उससे रीजनलिज्म आ जाता, क्षेत्रवाद आ जाता। आदमी अपने को एक क्षेत्र, अपनी आइडेंटिटी क्या समझता कि हम इस रीजन के हैं, हम ये भाषा बोलते हैं,
उसके जगह इन लोगों ने क्या किया, फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन, और कंट्री की एक लैंग्वेज बनाई जैसे फ्रेंच लैंग्वेज, और उसी को कॉमन लैंग्वेज बना दी नेशन की, कि एक तरह की भाषा जब सभी बोलेंगे, चाहे वो किसी स्टेट में फ्रांस के रहते हो, तो उससे भी उनके अंदर एक नेशनलिज्म की बात आएगी, कॉमन आइडेंटिटी की बात आएगी। देन इन डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, अब इसका प्रभाव और पड़ने लगा, अलग अलग यूरोप के सिटीज में जो स्टूडेंट्स थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, ये इतना इंस्पायर हो गए कि ये जैकोबिन क्लब्स बनाने लगे। 9th में आपने पढ़ा है जैकोबिन के बारे में, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बारे में आपको पढ़ाया था मैंने, कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब, जो बाद में गुलेटिन किया गया। तो उसने बहुत से रिफॉर्म्स भी किए थे, खैर, तो इक्वालिटी की और इस तरह की चीज़ों को किया था। तो ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि कॉमन आइडेंटिटी आई, एक नेशन स्टेट के बारे में लोग सोचने लगे। नाउ द नेपोलियनिक कोड, टॉपिक है नेपोलियनिक कोड, लेकिन किनारे मैंने लिखा है सिविल कोड ऑफ 1804। इसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं, नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। दोनों इसलिए लिख दिया कि बोर्ड एग्जाम में सपोज करो कि आपके सामने ये बोल दे कि डिस्क्राइब द सिविल कोड ऑफ 1804, तो भी आप इतना अवेयर हो कि आप उसको लिख सकें, बता सकें, और आप ये सबसे पहले तो समझ सकें कि दे बोथ आर सेम। तो नेपोलियनिक कोड एंड सिविल कोड आर सेम। नेपोलियनिक मीन्स जाहिर सी बात है, अपने आप को वो बता रहा है नेपोलियन के थ्रू जो आया हो एग्जिस्टेंस में, इसीलिए उसके नाम पे ही बन गया नेपोलियनिक कोड, तो ब्रॉट अप बाय नेपोलियन। आप जानते हैं कि बाद में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हेन वी हैव स्टडीड, कि आफ्टर द मीन्स क्लैशेस ऑफ डायरेक्टरी, नेपोलियन बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस। ही डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, एक्चुअली वो डिक्टेटर होके बैठा फ्रांस में, बट सम ऑफ हिज मेजर्स दैट ही हैज टेकन were quite good also, means he was not that type of dictator, over ambitious था, पूरे यूरोप को फ्रांस में मिलाना चाहता था, डिक्टेटर था, लेकिन few of the means measures that Napoleon has taken were quite good and still being used throughout the world. Like he destroyed democracy in France, but he introduced civil code of 1804. ये सिविल कोड था क्या? अब आप देखो कितनी बढ़िया चीज इसने लॉन्च की, जिसको नेपोलियनिक कोड, चूंकि उसके नाम के आधार पर दिया गया। द कोड रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जितने लोग भी बर्थ के बेसिस पे जो प्रिविलेज पाते थे, जैसे अभी मैंने बताया सोसाइटी में फर्स्ट एस्टेट जो क्लर्जीज थे उनको टैक्स नहीं देना होता था, नोबल्स या रॉयल फैमिली के लोग थे उनको टैक्स नहीं देना होता था, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता था। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग ऑल द टैक्सेस, और भी बहुत से उनके लिए और प्रिविलेजेस होती थी, तो वो सारे इसने रिमूव कर दिया। इस कोड का ये नियम है। तो द कोड रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मींस अब कोई फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट नहीं है। अगर कोई क्राइम, कोई दिक्कत हो रही है, लॉ के सामने मसला जा रहा है, तो देयर एवरीबडी विल बी इक्वल। सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, जो इंडिविजुअल था वो भी अपनी प्रॉपर्टी बना सकता था। पहले क्या था, या तो चर्चेस के पास प्रॉपर्टी होती थी, या रॉयल फैमिली के पास प्रॉपर्टी होती थी, और या तो कुछ जो संभ्रांत वर्ग जो रॉयल से टच में होते थे या ग्रांटेड होते थे मोनार्क के, सिर्फ वही प्रॉपर्टी कर पाते थे। तो ये तीनों स्टेप्स आप देखो जो सिविल कोड में इसने दिया। दिस सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before law as well as secured right to property. Then we have establishment of standardized weights and measures. ये आपको 9th में भी मैंने बताया था। अब आप सोचिए, जो कॉमन आइडेंटिटी की हम बात करते हैं, इसने क्या किया, नेपोलियन ने स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स लॉन्च कर दिए पूरे फ्रांस में। आप खुद इमेजिन करो कि आप एक किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई चीज़ सपोज करो कि है ये 1 kg इसको माना जा रहा है, और दूसरे जगह जब आप गए वहाँ पे इसको 1 kg माना जा रहा है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। नापने के लिए कहीं सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है, कहीं धागा लगा के नाप रहे हैं, तो ऐसे मेजरमेंट और ऐसे वेट में कितनी दिक्कत होती होगी। इसने क्या किया, इसने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि ये वेट्स हैं, ये मेजर्स की यूनिट्स हैं, एंड दीज वेट्स एंड मेजर्स यूनिट्स विल बी फॉलोड थ्रू आउट द फ्रांस और वेर एवर फ्रेंच हैज़ ऑक्यूपाइड द टेरिटरीज।
तो एक ये काम कॉमन आइडेंटिटी नेशन के तरफ आगे बढ़ाया, नेशनलिज्म की तरफ लोगों को बढ़ाया कि जो कोई भी नाप तौल की यूनिट्स हैं या जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो पूरे देश में एक होंगी। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय नेपोलियन वाज कॉमन नेशनल करेंसी। कॉमन नेशनल करेंसी refers to means as we have now that rupee is our currency. तो rupee is our currency means it is accepted by all throughout the country. No one can deny that no I will not take this currency, it is not valid. ऐसा कोई कह नहीं सकता, किसी भी कोने में देश के हो, किसी भी गांव में हो, बड़े शहर में, मेट्रो में हो, आइदर इन एनी टाइप ऑफ सिटी और टाउन। यहाँ तक कि इंटरनेशनल भी वेटेज है, आप कहीं जाते हो तो फॉरेन एक्सचेंज काउंटर पे आप चेंज कर सकते हो अपने देश की करेंसी। तो कंट्री में तो एक कॉमन नेशनल करेंसी बनाई, ये इसमें भी प्रॉब्लम होती रही होगी, कॉमन आइडेंटिटी नहीं रही होगी। पता चला एक राजा जहाँ पे राज कर रहा है उसका फोटो लगा हुआ सिक्का चल रहा है, अब वहाँ तो आप बहुत अमीर हो और वही सिक्का लेके आप दूसरे राज्य में गए, वहाँ हुआ भाई ये तो चलता ही नहीं, ये क्या चीज़ है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस तरह के मेजर्स लाके उसने एक नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट था उसको बनाने में नेपोलियन का भी बहुत बड़ा हाथ था। ये नेपोलियनिक कोड था। आज का क्वेश्चन है, आपको एक लाइन में लिखना है कमेंट बॉक्स में नेपोलियनिक कोड के मेन फीचर्स को। योर टुडेज टास्क फॉर कमेंट बॉक्स इज दैट यू हैव टू राइट this Napoleonic code or civil code of 1804, the main features of that civil code of 1804. Now at the last part, ये आपके बुक में चूंकि शुरुआत में है तो उस इमेज को मैं सिर्फ डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। फ्रेडरिक सोरियो जिस जो इमेज आप देख रहे हैं या जिसमें लोग दिखाई दे रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई दे रही होगी, वो एक्चुअली 1848 की बनाई हुई इमेज है इस फ्रेंच आर्टिस्ट की। ये जो फ्रेडरिक सोरियस था ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, पेंटर था, जिसने इस इमेज को ड्रॉ किया था और एक्चुअली उसने विजुअलाइज किया था, मींस एक जैसे कल्पना करना विजुअल कोई चीज़ को, कि पूरा दुनिया जो है, पूरी दुनिया जो है वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हो जाए, इस तरह की उसकी थॉट थी। उस चीज़ को ही उसने अपने पेंटिंग में डिपिक्ट कर दिया है। उसमें 3-4 तरह की सीरीज प्रिंट की उसने। सबसे पहले प्रिंट में यूरोप और अमेरिका जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज पे कर रहे हैं, जो हम अपने ओर से मींस अपना होमेज पे करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। दूसरा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो पर्सनिफाइड की गई है, मैंने किस तरह से दिखाया गया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, तो वो फीमेल फिगर के तौर पे दिखाया गया है। दैट हैज़ बीन पर्सनिफाइड एज अ फीमेल फिगर, जिसमें कि एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है कि एक तरह से ज्ञान की रोशनी या रास्ता दिखा रही है, और दूसरे हाथ में लोगों के अधिकार हैं, जो आप बुक देखते हैं वो अधिकार हैं। तो यही वो इमेज है कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक फीचर्स को, अच्छा हाँ, उसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको मैं बता दूं, चूँकि यहाँ जगह नहीं थी तो उसमें थोड़ा सा उसने और दिखाया। पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर डिफ्रेंशिएटेड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। अलग अलग देशों के लोग अपने अपने झंडे लिए जा रहे हैं और उसके आधार पे उनकी पहचान हो पा रही है कि अलग अलग देश बढ़ रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, नेशन स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड इन द प्रोसेशन वर जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड द किंगडम ऑफ टू सिल्कीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ये वो कंट्रीज़ हैं या जो इनके फ्लैग्स हैं, ये लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया एक तरह से डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की तरफ बढ़ रही है। ऐसी इमेज को, दिस वाज अ इमेज एक्चुअली विजुअलाइज, जो कि काल्पनिक तौर पे उसने तैयार की थी। सो टुडे आई विल टॉपिक वाइज आई विल एंड हियर। इतना आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में या पर्सनली, जैसे एज यू विश, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई विल क्लियर योर डाउट्स एंड इफ देयर इज नो डाउट जस्ट comment it and as well as write the work or the assignment that is being given. Attendance बहुत कम आ रही है, वर्क बहुत कम लोग का आ रहा है, उसको बढ़ाइए प्लीज़, उसको काम को बढ़ाइए, सबमिट करिए टाइम पे, ठीक है। अभी मैं आपको अब नाम बता देता हूँ। सो आई एम गोइंग टू टेक द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव कमेंटेड। सबसे पहली चीज़ तो पहली बार ऐसा है जब से ये सीरीज़ स्टार्ट की गई, सबसे कम कमेंट इस बार आया है। ओनली आई थिंक 10 कमेंट्स आर देयर, 10 और 11 कमेंट्स आर देयर। तो ये बड़ा ही अजीब लग रहा है। कमेंट्स कर सकते हैं आप, वीडियो देखते हैं और देखिए पूरा, और उसके बाद से कमेंट ज़रूर करिए, जो है अपनी इन्वॉल्वमेंट बनाए रखो बेटा पढ़ाई में। और कृष्णा दुबे हैज़ कमेंटेड फर्स्ट, और कृष्णा दुबे ने लिखा भी था, सर प्लीज़ राइट विद ब्लैक और ब्लू मार्कर, इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल विद रेड मार्कर।
सो कृष्णा दिस टाइम एक्चुअली मेरा घर का एरिया सील है, तो मेरे पास वो इंक ही नहीं थी मार्कर में, फिर मैं अरेंज करके लाया हूँ। तो अभी स्टिल माय एरिया इज़ सील, तो किसी तरह से अरेंज किया, आज ब्लैक किया है और मोस्ट प्रोबेबली मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। देन वी हैव आफ्टर कृष्णा दुबे प्रीति यादव, देन साहिल राज, मारिया खुर्शीद, गौरी हैज़ कमेंटेड, मानसी पांडे, नित्यांश पांडे, शुभांकुर मणि त्रिपाठी, मुस्कान माबिया, शुभम वर्मा। ओनली दिस मच इज वेरी गुड बेटा, आप लोग लगे रहो, अपनी पढ़ाई बनाए रखो, ऐसे ही कमेंट भी करते रहो, काम भी करते रहो और लगे रहो। और बेस्ट विशेस टू यू ऑल द बेस्ट, अपनी ऐसे ही पढ़ाई बनाए रखो। और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कमेंट्स फिर से एटलीस्ट 40+ कमेंट जाने चाहिए भाई। इतना कम जो है, 12 लोग 10 लोग कमेंट करोगे तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमेंट और आएंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।